डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नौकरी के बदले जमीन मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव और परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप किए तय। कहा, लालू यादव ने आपराधिक सिंडिकेट की तरह किया काम, 52 लोगों को बरी किया, 51 पर आरोप तय। उमर खालिद और शर्जील इमाम को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया मामला बनता है। गुलफिशा फातिमा समेत 5 को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमले के मामलों पर जताई चिंता, कहा नगर निगम को उठाने होंगे ठोस कदम। पीटीए ने कहा आवारा कुत्तों को पकड़े जाने की जगह पर छोड़ने की इजाजत दी जाए। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ ऑडियो क्लिप जांच का दिया आदेश। जांच एजेंसी को रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपने को कहा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स दिस वीक में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों की अहम केसों को जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ एक ऑडियो क्लिप की जांच के लिए महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर को पूरे 48 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग और पूर्व मुख्यमंत्री की स्वीकृत आवाज के नमूनों की फॉरेंसिक जांच करने का निर्देश दिया। यह मामला मणिपुर में 2023 में हुए जातीय हिंसा से जुड़ा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी। इस क्लिप में कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री की आवाज में हिंसा को बढ़ावा देने वाले बयान दिए गए थे। कुकी संगठन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पूरे 48 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग और पूर्व मुख्यमंत्री की स्वीकृत आवाज के नमूनों को गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को भेजा जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपेगी। पिछली सुनवाई में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया था कि मामला लगभग 10 बार सूचीबद्ध हो चुका है और हर बार सरकारी वकील उपस्थित हुए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारियों को पूरी रिकॉर्डिंग के बारे में पता था, क्योंकि याचिका में ही 48 मिनट की पूरी बातचीत का प्रतिलेख शामिल था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि राज्य को पूरी रिकॉर्डिंग पिछली सुनवाई के बाद ही मिली थी और याचिकाकर्ता ने इसे पहले जमा नहीं कराया था। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रतिवादियों ने कभी भी याचिकाकर्ता से रिकॉर्डिंग की मांग नहीं की है। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ऑडियो क्लिप में छेड़छाड़ की गई है और यह वैज्ञानिक रूप से आवाज की तुलना के लिए युक्त नहीं है। याचिकाकर्ता ने इस निष्कर्ष पर विवाद किया और आरोप लगाया कि मणिपुर पुलिस ने पहले केवल संपादित क्लिप फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजे थे। अब इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि फॉरेंसिक जांच के बाद इस मामले में नए तथ्य सामने आएंगे। यह मामला मणिपुर हिंसा के आरोपों और जांच की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला और उनके जमानत देने का कोई आधार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को गवाहों के बयान दर्ज होने या 1 साल बाद जमानत याचिका फिर से दायर करने की अनुमति दी गई है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति अनवी अंजारी की पीठ ने कहा कि आरोपियों की भूमिका अलग अलग है
और सभी को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है और उनकी जमानत याचिका पर विचार करने के लिए अभी समय नहीं आया है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से उनके खिलाफ यूएपीए के तहत प्रथम दृश्य मामला बनता है। अभियोजन के द्वारा दिए गए साक्ष्य के मुताबिक प्रथम दृश्य दंगे में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वे योजना, मोबिलाइजेशन तथा रणनीतिक दिशा निर्देशन के स्तर पर शामिल थे। कोर्ट ने उमर और शर्जील की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आतंकी कृत्यों से संबंधित यूएपीए की धारा 15 को केवल प्रत्यक्ष हिंसा तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। न्यायालय ने कहा कि मुकदमे में देरी न्यायिक जांच के लिए एक प्रेरक के रूप में काम करती है, यहाँ तक कि यूएपीए के तहत अपराधों से जुड़े मामलों में भी। कोर्ट ने कहा कि अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मामलों में मुकदमे की देरी स्वतः जमानत देने का आधार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यूएपीए की धारा 43D उपधारा 5 के तहत न्यायिक जांच से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जमानत के चरण पर आरोपियों के बचाव की जांच नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूएपीए की धारा 15 में आतंकवादी कृत्यों की परिभाषा में केवल हिंसक कृत्य ही नहीं बल्कि ऐसी गतिविधियां भी शामिल हैं जो सेवाओं को बाधित करती हैं और अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा करती हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता है और उनकी भूमिका के आधार पर अलग अलग निर्णय लेने होंगे। जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के लिए कोर्ट ने 12 शर्तें लगाई हैं और कहा कि अगर वे इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। दरअसल उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 7 आरोपियों ने ट्रायल में देरी, अपने खिलाफ हिंसा भड़काने का कोई सबूत न होने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2025 को फैसला सुरक्षित कर लिया था। इन सभी आरोपी 5 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं। यह सभी निचली अदालत हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो ओपन कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं और किसी भी प्रकार की रियायत का लाभ नहीं लेते, उन्हें ओपन कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। यह फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उनकी श्रेणी के अनुसार अलग से शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, लेकिन मेरिट के आधार पर ओपन कैटेगरी की सूची पहले तैयार की जाएगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो ओपन कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं उन्हें ओपन कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि ओपन कैटेगरी का अर्थ है ऐसी सीटें जो सभी के लिए खुली हों और किसी भी जाति या वर्ग के लिए आरक्षित ना हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अगले चयन स्तर पर भी समान मेरिट बनाए रखता है तो उसे ओपन कैटेगरी का उम्मीदवार ही माना जाएगा। यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती से जुड़ा था। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एमिकस ने कुछ सुझाव के साथ एक नोट कोर्ट को दिया है। उनमें से कुछ पर तो तुरंत अमल किया जा चुका सकता है, लेकिन अधिकांश सुझाव दीर्घकालिक हैं। सीजेआई ने एएसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं, इसके बाद ही मामले पर आगे बढ़ने की योजना बनाएंगे। एएसजी ने कहा कि हम प्रदूषण के कारणों और उपाय से जुड़े मुद्दों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। हम अलग अलग मुद्दों पर जवाब दे सकते हैं ताकि हर मुद्दों को ठीक से निपटा जा सके। सीजीआई ने कहा कि इनमें विशेषज्ञों की विशिष्ट भूमिका होगी, क्योंकि हमने पिछली बार स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इस मुद्दे पर सुपर विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन हम आपके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे। वहीं कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि CAQM गंभीर नहीं है। प्रदूषण के कारणों की तह तक जाने और इससे निपटने के लिए कोई दूरगामी समाधान खोजने की कोई जल्दी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि CAQM की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो सभी एक्सपर्ट को एक साथ उन कारणों का पता लगाए जिनके चलते दिल्ली NCR आबो हवा किस कदर खराब हो रही है।
CAQM अपने आपस उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह पता कर सकती है कि प्रदूषण की स्थिति कौन से कारण का कितना योगदान है। प्रदूषण के इन कारणों को पब्लिक किया जाना चाहिए ताकि लोगों को भी इस संबंध में जागरूक किया जा सके। CGI ने कहा कि क्या उन कारणों की पहचान हो सकती है जिनकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है। इन दिनों में बहुत सारा मटेरियल पब्लिक डोमेन में आ रहा है। एक्सपर्ट्स आर्टिकल लिख रहे हैं, लोगों की राय है वे मेल पर भेज रहे हैं। इस प्रदूषण में भारी वाहनों का एक बड़ा हिस्सा योगदान दे रही है। तो पहला सवाल ये है कि हम इसे कैसे ठीक करें। NCR में हाउसिंग एक्टिविटीज की बहुत बड़ी खबर है। अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। कोर्ट ने कहा कि CAQM ने कुछ ठोस प्लान या सुधार के उपायों का प्रस्ताव लाने के बजाय सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट दी है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अथॉरिटी की तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। वो ऐसी द्वारा उठाए गए ज्यादातर मुद्दों पर चुप है। ऐसा लगता है कि CAQM को ना तो AQI खराब होने के कारणों का पता लगाने की जल्दी है और ना ही लॉन्ग टर्म समाधानों की। इसलिए कोर्ट कारणों का पता लगाने और लॉन्ग टर्म समाधानों को तेज करने की जरूरी निर्देश देने के लिए मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में आवारा कुत्तों के हमले से लोगों की मौत हो रही है और अधिकारी नियमों को लागू करने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने कहा, हम जानते हैं कि ये चीजें हो रही हैं, बच्चे, बूढ़े और युवा कुत्ते के हमले का शिकार हो रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले 20 दिनों में न्यायाधीशों से जुड़े 2 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और एक न्यायाधीश गंभीर रूप से घायल है। कोर्ट ने राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को देश भर में सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों और अस्पतालों को आवारा कुत्तों के हमले से बचाने के लिए बाड़ लगानी होगी। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के बाद उन्हें उन्हीं स्थान पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। NHAI ने कोर्ट को बताया कि उसने एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है जो कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए है। NHIA ने कहा कि 1400 किलोमीटर से अधिक की खतरनाक सड़कें हैं जहां आवारा कुत्ते पाए जाते हैं। कोर्ट ने NHI को सड़कों को बाढ़ से घेरने का निर्देश दिया। कोर्ट को बताया गया कि कई राज्यों ने अभी तक अनुपालन हलफनामा दायर नहीं किया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब शामिल है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा और राज्यों को अपने निर्देशों का पालन करने के लिए कहेगा। कोर्ट ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा, एक चीज की कमी है कि कुत्तों को परामर्श दिया जाए ताकि वे काटने ना पिलें। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की जब वकील आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने के खिलाफ बहस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के उस निर्णय को रद्द करने की मांग की है जिसमें उनके महाभियोग के लिए न्यायपालिका निरीक्षण अधिनियम के तहत 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। यह समिति न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित की गई थी। यह जब वह दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ आरोप 14 मार्च 2025 को उनके आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद से उत्पन्न हुए, जिसमें दमकल कर्मियों ने बड़ी मात्रा में अनियंत्रित नकदी बरामद की। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने एक आंतरिक जांच शुरू की और न्यायाधीश वर्मा से इस्तीफा देने या महाभियोग की कार्यवाही का सामना करने को कहा। न्यायाधीश वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को कार्यवाही के आधार पर चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि अध्यक्ष ने राज्यसभा अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना एक तरफा जांच समिति का गठन किया। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायपालिका यानी निरीक्षण अधिनियम के तहत दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव उठाए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के बीच संयुक्त परामर्श आवश्यक है। कोर्ट ने न्यायाधीश वर्मा की जांच समिति के समक्ष पेश होने की समय सीमा बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी और उन्हें सोमवार तक लिखित बयान जमा करने का निर्देश दिया। समिति ने न्यायाधीश वर्मा से जवाब मांगा है और उन्हें 24 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने के बाद स्वतंत्र रूप से महाभियोग प्रक्रिया जारी रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में काम किया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यायाधीश वर्मा के महाभियोग की कार्यवाही का भाग्य तय करेगा। यदि कोर्ट न्यायाधीश वर्मा के पक्ष में फैसला सुनाता है तो महाभियोग की कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है। हालांकि यदि कोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को बरकरार रखता है तो महाभियोग की कार्यवाही जारी रहेगी। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच में सोनम वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून में ये साफ है कि अगर हिरासत के सभी आधार नहीं बताए जाते तो इससे हिरासत का आदेश रद्द हो जाएगा। सिब्बल ने कहा कि सोनम को हिरासत में लेने के आधार पर हिरासत के 28 दिन के बाद बताए गए जो कानूनी समय सीमा का साफ उल्लंघन है। 29 सितंबर को सोनम को डिटेंशन ऑर्डर और हिरासत के अधूरे आधार दिए गए थे। उन्होंने कहा कि घटना के सबूत वाले 4 वीडियो 29 तारीख को नहीं दिए गए थे। पुलिस ने वीडियो के लिंक दिए और हिरासत में लेने के आधार बताए और 5 अक्टूबर को एक लैपटॉप दिया गया, लेकिन 29 तारीख को दी गई पेन ड्राइव में वे 4 वीडियो थे ही नहीं, जिसके आधार पर हमारे ऊपर आरोप लगा है। उन्होंने कहा जबकि कानून यह है कि अगर भरोसेमंद डॉक्यूमेंट्स जिसके आधार पर हिरासत ली गई है अगर उन्हें सप्लाई नहीं किया जाता तो हिरासत का आदेश रद्द हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये बात कही है। सिब्बल ने कोर्ट को सोनम वांगचुक के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि आपको याद होगा कि गांधी जी ने भी ऐसा ही किया था। जब चौरी चौरा घटना के बाद हिंसा हुई थी तो उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए नगर निगम अधिकारियों की नाकामी पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि कुत्ते डर को सूंघ सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं जो डरा हुआ हो या जिसे पहले कुत्ते ने काटा हो। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। मामले की मुख्य बातें हैं, जिसमें पहली है सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर नगर निगम अधिकारियों की नाकामी पर चिंता जताई है। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ते डर को सूंघ सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं जो डरा हुआ हो या जिसे पहले कुत्ते ने काटा हो। तीसरा, बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों के मुद्दे पर नगर निगम अधिकारियों को ठोस कदम उठाने होंगे। चौथा, पेटा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि आवारा कुत्तों को पकड़े जाने की जगह पर छोड़ने की इजाजत दी जाए। पांचवा, कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सभी पक्षों को मिलकर काम करना होगा। वहीं सुनवाई के दौरान क्या हुआ, जिसमें पहला है, सुनवाई के दौरान जस्टिस मेहता ने कहा कि कोर्ट के नवंबर के आदेश में सड़कों से हर कुत्ते को हटाने का निर्देश दिया गया, बल्कि इसमें यह जरूरी किया गया कि कुत्तों का इलाज एबीसी नियमों के अनुसार किया जाए। दूसरा, सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने तर्क दिया कि आवारा कुत्ते चूहों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, लेकिन जस्टिस मेहता ने सवाल किया कि क्या कुत्तों और चूहों की आबादी के बीच कोई संबंध है। तीसरा, पेटा की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि आवारा कुत्तों की छोटी जगहों पर लंबे समय तक बंद रखना क्रूरता हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमले के मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब पर कई वीडियो हैं जो बच्चों और बुजुर्गों पर कुत्तों के हमले के मामले को दिखाते हैं। कोर्ट ने कहा, हम नहीं चाहते कि यह एक प्रतियोगिता बन जाए। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव की दलील पर की, जो एक डॉग राइट्स संगठन की ओर से पेश हो रहे थे। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के मुद्दे पर ठोस कदम उठाने होंगे और सभी पक्षों को मिलकर काम करना होगा। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि सरकारी और निजी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को आवारा कुत्तों से बचाने के लिए फेंसिंग करनी होगी। वहीं सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पवानी ने कहा कि आवारा कुत्तों को खिलाने वाली महिलाओं को परेशानी किया जा रहा है और उनके खिलाफ धमकी भरे बयान दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर महिलाओं को परेशान किया जा रहा है तो एफआईआर दर्ज कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कुछ पार्ट टाइम शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें नियमित शिक्षकों के समान वेतन के लिए नए सिरे से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी है।
कोर्ट ने कहा कि सक्षम अधिकारी को 4 महीने के भीतर इस पर एक विस्तृत और कारण बताते हुए आदेश पारित करना होगा। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने 28 जुलाई 2010 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें पार्ट टाइम शिक्षकों को 10 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 10 दिन की चिकित्सा छुट्टी देने का प्रावधान है। हालांकि पार्ट टाइम शिक्षकों ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने पार्ट टाइम शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया था और कहा था कि उन्हें नियमित शिक्षकों के समान वेतन दिया जाना चाहिए। इस फैसले को राज्य सरकार ने चुनौती दी थी, लेकिन डिवीजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पार्ट टाइम शिक्षकों को नए सिरे से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाती है और सक्षम अधिकारी को 4 महीने के भीतर इस पर फैसला करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्ट टाइम शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने के लिए राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। वहीं फैसले के मुख्य बिंदु हैं, जिसमें पहला है पार्ट टाइम शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन के लिए नए सिरे से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई है। दूसरा है सक्षम अधिकारी को 4 महीने के भीतर इस पर एक विस्तृत और कारण बताते हुए आदेश पारित करना होगा। तीसरा है पार्ट टाइम शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने के राज्य सरकार के विचार करना चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय किए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि यादव और उनके परिवार ने आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम किया और उनकी तरफ से एक बड़ी साजिश रची गई थी। जज ने आदेश सुनाते हुए कहा, कोर्ट को शक के आधार पर लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के लिए अचल संपत्ति हासिल करने के लिए सरकारी नौकरी का इस्तेमाल सौदेबाजी के हथियार के तौर पर करने की एक बड़ी साजिश रची थी। न्यायालय ने लालू यादव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही भारतीय दंड संहिता के तहत अन्य अपराधों का भी आरोप लगाया है। उनके परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। एक अन्य मामले में दिल्ली की एक अदालत ने भूमि के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को फायदा पहुंचाया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई की चार्जशीट से पता चलता है कि यादव के करीबी सहयोगियों ने साजिश रचने वालों के तौर पर मदद की है। कोर्ट ने यादव और उनके परिवार द्वारा दायर डिस्चार्ज की याचिका को पूरी तरह से अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। 98 आरोपियों में से कोर्ट ने 52 लोगों को बरी कर दिया, जिसमें से कुछ सीपीओ भी शामिल थे। 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। कोर्ट ने यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हैं। इस मामले में कुल 107 लोगों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि उनमें से 5 की मौत हो गई है और उनके खिलाफ कार्यवाही खत्म कर दी गई है। सीबीआई ने 10 अक्टूबर 2022 को इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और अन्य लोग इस मामले में आरोपी हैं। तो फिलहाल कोर्ट्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।